नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सपना जैन। मन की उड़ान पे मैं आपको कहानियां और कविताएं सुनाती हूं। डॉक्टर मधुकर गंगाधर की कहानियों की श्रृंखला में मैं आज आपके सामने लेकर आई हूं उनकी एक कहानी जिसका शीर्षक है माँ। तीसरे दिन विनय का बुखार उतर गया और वो बार्ली पीने के बाद सो गया। माँ ने चादर से ढककर मसहरी गिरा दी। वह चाहती थी कि विनय दिन में ना सोए, किंतु 2 दिन बाद वो सो रहा था, इसलिए सोने में बाधा नहीं दी। उसने संतोष की सांसें ली और पनबट्टी उठाकर आंगन वाले बरामदे में जा बैठी। दिन के लगभग 10 बज रहे थे और पूस की प्यारी धूप बरामदे के आधे हिस्से में फैली थी। कोने में सिमट कर रखी चटाई को फैला दिया और बैठकर पान बनाने लगी। पान की गिलोरी को मुंह में रखकर चंपा ने जर्दा लिया और बरामदे पर पीठ टेक कर सुपारी काटने लगी। सुपारी काटकर मुंह में नहीं रखा, बल्कि चुटकियों में सहलाने लगी। सामने आंगन की दूसरी ओर 8-10 फीट ऊंची दीवार थी। वक्र दृष्टि से दीवार देखने लगी। दीवार पर पिछले 5 वर्षों से चूना नहीं पड़ा था, काई लगी थी। दीवार की बुरी हालत देखकर चंपा का मन उदास हो गया। महज एक मकान जिसके नीचे वो खुद रहती है और ऊपर 4 कमरे 90 रुपए में किराए पर उठा दिया है। इस 90 रुपए में खाना, कपड़ा, 6 वर्षीय विनय की व्यवस्था, कारपोरेशन का टैक्स, न जाने कैसे महीना पूरा हो जाता है। चंपा रोज एक मर्तबा अपनी आर्थिक हालातों पर नजर दौड़ाती है और जब कोई कूल किनारा नहीं मिलता तो झल्ला कर सोचना बंद कर देती है और कोई काम करने लगती है या कोई गीत गुनगुनाने लगती है। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। वो सोच रही थी कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे की दस्तक का जितना महीन ज्ञान चंपा को है, शायद ही किसी और को हो। बच्चों की दस्तक, अतिथियों की दस्तक, भिखारियों, कोटि के लोगों, दाई धोबियों एवं रघुबीर की दस्तक। रघुबीर की दस्तक सबसे अलग, सबसे ऊपर, सबसे मधुर होती है। चांदी की दीवार पर गुलाब के फूलों की दस्तक, एक दस्तक और शिवचरण बाबू की दस्तक। उबनाते दूध पर बर्फ की दस्तक। मगर शिवचरण बाबू के दस्तकों की याद अब वो लगभग भूल चुकी है। ठक ठक, दरवाजा खोलो। 5 वर्ष गुजरे जब से कांपती अंगुलियों और दंतहीन मुखध्वनि की दस्तक बंद है। दरवाजा खोला। मालिन को देखते ही उसे ख्याल आ गया कि आज रविवार है। प्रत्येक रविवार को मालिन फूल दे जाती है। मालिन के जाने के बाद उसने दरवाजा बंद किया और फूल लिए दूसरे कमरे की ओर चली। इस कमरे में पुराना फर्नीचर, कुछ अन्य सामान, कोने में रखी 2 अलमारियां तथा शिवचरण बाबू रहते थे यहाँ पे, जिसका एक जमाना हो गया था। जब शिवचरण बाबू इस कमरे में पलंग पर सोते थे, जिसके बगल में जर्जर कलेजे से निकलने वाले बलगम के लिए पीकदान रखा रहता था, किंतु अब शिवचरण बाबू 1 हाथ लंबे चौड़े काठ के फ्रेम में तस्वीर के रूप में रह रहे हैं। चंपा ने इस कमरे की जंजीर खोली तो लगा कि वो मुर्दा हो गई है। प्रत्येक रविवार लगातार 2 बार चेहरा इसी प्रकार स्याह होता है, पांव इसी तरह कांपते हैं, सांसें इसी तरह टूटने लगती हैं। 2 मर्तबा उस पर स्यापा छाता है। जंजीर खोलकर तस्वीर के नीचे झूलने वाली फूल डाली में फूल रखते और घंटा भर बाद फूल चढ़ाकर धूप देते, उसकी यही दशा होती है। पिछले 5 वर्षों से वो हमेशा कोशिश करती आई है कि इस कमरे में पैर ना रखे, किंतु शिवचरण बाबू के मरने के बाद 6 महीने रहकर उनकी बड़ी बहन फूल चढ़ाने का जो सिलसिला कायम कर गई, उसे तोड़ना और लोक चर्चा का विषय बनना चंपा के लिए संभव नहीं। और लाख कोशिश के बाद भी उसके लिए यह असंभव है कि वो कमरे में पैर ना रखे और उन 2 महान घटनाओं की याद ना करे जिनकी याद उसके लिए दुस्सह और अनिवार्य है। घटना 8 वर्ष पुरानी है, जब चंपा की उम्र 19 वर्ष की थी और शिवचरण बाबू के कमरे में फूलों की सेज बिछी थी। जीवन में पहली बार शिवचरण बाबू को भर आंख उसी दिन उसने देखा था। वैसे जब से ब्याह तय हुआ था, शिवचरण बाबू के पके बालों और झुर्रियों भरे गालों की चर्चा
काफी सुनी थी। शिवचरण बाबू के दंतहीन मुंह पर अपनी सहेलियों द्वारा किए गए उपहास से उसे चोट भी लगी थी, किंतु निर्धन पिता के विवशता भरे मूक हाहाकारों के सामने उसने किसी की बात का ख्याल नहीं किया था। लेकिन फूल सेज पर जब उसने शिवचरण बाबू को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शिवचरण बाबू ने उसके बालों को सहलाया, अंगुलियों में अपनी सर्द अंगुलियां डाल कमरे में चूड़ियों की झनकार गुंजाई और कौमार्य की लज्जा से तकिए में मुंह छुपाने वाली चंपा के चेहरे को अपनी ओर सीधा कर चूमने के लिए अपने मुंह को झुकाया तो उनके झुर्रियों भरे होठ से पहले वहां लार पहुंच गई और चंपा के चेहरे पर, गाल पर, नाक पर फैल गई और चंपा के सपनों का जादूगर उस लार की दरिया में सड़े हुए मुर्दे की बदबू छोड़ते धंस गया, सदा सदा के लिए विलीन हो गया। चंपा उसी रात मर गई और 2.5 साल तक मरी रही, क्योंकि 2.5 साल तक दुनिया में क्या हुआ, उसके मकान में क्या हुआ, उसके शरीर पर क्या गुजरी, वो नहीं जान सकी। इस 2.5 वर्ष में छत पर कमरे बने और किसी दैनिक अखबार के संपादक किराएदार बनकर रहने लगे। कभी जोर जोर से झगड़ने वाली और कभी घुटनों में सर रखकर रोने वाली नैहर की महरी फुलबसिया बगल वाले धोबी के साथ भाग गई और उसके लहू मांस का लोथड़ा उसकी गोद में विनय बनकर उतर गया। लेकिन चंपा ये सब नहीं जान सकी, क्योंकि वो जीवित नहीं थी। और 2.5 वर्ष बाद चंपा एक दिन पुनः जी उठी। विनय 6 महीनों का हो गया था। बूढ़ा नौकर उसे खिला रहा था। विनय को लेकर नौकर बाहर वाले बरामदे में आया। दरवाजे पर बड़ी सी चौकी और 2-3 कुर्सियां थीं। विनय को चौकी पर लेटाकर नौकर नीचे बैठ गया और बीड़ी पीने लगा। उसी समय 7-8 वर्ष की एक बच्ची विनय के बराबर एक लड़के को गोद में लिए आई और चौकी पर रखकर खिलाने लगी। थोड़ी देर बाद उस बच्ची को पुकारते एक मर्द आया। बच्ची नीचे उतरकर उसे जवाब देने गई। इस बीच विनय और दूसरे बच्चे में गुत्थम गुत्था हो गया और दोनों चीखने लगे। चंपा बाहर दौड़ आई। नौकर, बच्ची और वो मर्द भी चौकी के निकट आ गया था। चंपा ने उन्हें कड़ी आंखों से देखा और बच्चे को गोद में उठाकर भीतर जाने लगी। किंतु चंपा के भीतर जाने के पहले ही उस मर्द ने टोका, देखिए, आपका बच्चा यहां छूट गया है। ये मेरा लड़का है, सुनील। चंपा ने तीखी आंखों से उसे देखा, किंतु तब तक वो निकट आ गया था। बोला, दीजिए। चंपा ने गोद ढीली कर दी और उसने बच्चे को ले लिया। बच्चा लेते समय उसकी अंगुलियां चंपा की बाहों से, गर्दन से ठोड़ी छू गईं और लगा कि उसकी आंखों के आगे स्याह पर्दे त्वरित गति से खिसक गए और सामने 3-4 व्यक्ति आ गए। नीम का झूमता पेड़ आ गया। हंसती हुई धूप के नीचे फैली हुई दुनिया चमक उठी। रघुवीर को दूसरी बार उसने गहराई से देखा था, फिर लगातार देखने लगी, क्योंकि नित्य समय पर रघुवीर का लड़का सुनील चंपा के बरामदे में विनय के साथ खेलने के लिए आने लगा और रघुवीर का पहुंचाने या लाने का क्रम चलने लगा और पहले खड़े खड़े फिर बैठकर बातें करने का समय सेकंड से मिनट और मिनट से घंटों की ओर बढ़ने लगा। लेकिन चंपा की ये दूसरी जिंदगी कई जगह पेबंद लगी मिली। जब भी विनय को चूमने के लिए उठाती तो विनय का मासूम और फूलों जैसा चेहरा विकृत होने लगता और धीरे धीरे दंतहीन, पिचके, दुर्गंध युक्त लार वाले चेहरे में बदल जाता, जिसके बहुत दूर पीछे चंपा को लगता रघुवीर का तना कसा चेहरा मजाक से हंस रहा है और चंपा के लिए अपने बेटे को चूमना कठिन हो जाता। इस विकृति ने चंपा पर ऐसा असर डाला कि विनय के दूध पीते समय भी उसे लगता कि कोई दंतहीन पिचका हुआ मुंह उसके स्तन से दूध खींच रहा है, जिससे निकलने वाली लार स्तन के नीचे पेट पर फैल रही है। वो आंचल से पेट को पोंछती, आंचल उठाकर विनय को देखती। भ्रम दूर हो जाता, फिर भी मन भिन्नाया हुआ रहता। दूसरी घटना बरसात की है, लगभग 5 वर्ष पुरानी। शिवचरण बाबू लाली एंड पॉली कंपनी से 32 साल की नौकरी करके भी पेंशन नहीं पा सके थे। नित्य 10 बजे रिक्शे पर बैठकर घर से निकलते और उसी तरह रात के 8-9 बजे वापस आते। पिछले कई दिनों से पानी बरस रहा था, मगर शिवचरण बाबू का दफ्तर जाना नहीं रुका था। उस दिन 9 बजे रात में भीगे हुए आए और जो बिस्तर पकड़ा सो अब तक की स्थिति में आ गए। पड़ोसी रघुवीर प्रभु ईशा के बखान किए अच्छे पड़ोसी की तरह सेवा में जुटा रहा।
3 दिन बाद डॉक्टरों के अथक प्रयास से शिवचरण बाबू का दम फूलना थोड़ा रुका। वे झपकियां ले पाए तो कमरे से बाहर 2 कुर्सियों पर आमने सामने बैठ चंपा और रघुवीर सुख दुख की बातें करने लगे। अचानक शिवचरण बाबू के खांसने की आवाज हुई। चंपा भीतर गई और पलंग के निकट जाकर चीख उठी। रघुवीर दौड़ता हुआ भीतर गया। शिवचरण बाबू औंधे मुंह लेटे थे और चंपा कांपकर गिरने को थी। रघुवीर ने चंपा को सहारा देकर पास की कुर्सी पर लिटा दिया। दूसरे दिन मोहल्ले के अनेक औरत मर्दों के बीच शिवचरण बाबू की अर्थी उठी और चंपा की चूड़ियां तोड़ डाली गईं। माथे का सिंदूर पोंछ डाला गया और चंपा को लगा कि सिंदूर की लालिमा के साथ उसके शरीर के रक्त की संपूर्ण लालिमा पोंछ दी गई। लेकिन ये मौत भी स्थायी नहीं रह सकी। रघुवीर के संपर्क से उसके शरीर में धीरे धीरे प्राण लौटने लगे और 2-3 वर्षों के बाद वो एकदम से जी उठी। अब एक जीवित इंसान की तरह वो रघुवीर की प्रतीक्षा करती है। रघुवीर के आने पर पास बैठकर घंटों बातें करती है, ऐसी बातें जिसकी लक्षणा व्यंजना पर मुस्कान, कह कहे और खुशियों के फरिश्ते उतरते हैं। रघुवीर के चले जाने के बाद वो उदास हो जाती है। वो रघुवीर को सदा सदा अपने पास नहीं रख सकती क्योंकि वो कुलीन हिंदू विधवा है और रघुवीर बाल बच्चों वाला व्यक्ति है। वो रघुवीर को छोड़ नहीं सकती क्योंकि वो अकेली है और उसे मौत का खौफ है और वो जानती है कि रघुवीर के हाथों में उसके लिए अमृत का घड़ा है। वो जीवित इंसान है, इसीलिए सप्ताह के 6 दिन हंसी खुशी में गुजार कर हर रविवार तस्वीर वाले पति का कमरा खोलती है और अपनी पिछली 2 मौतों को पीड़ा भरे मन से याद कर लेती है। फूल डाली में फूल रखकर उसने कमरे की जंजीर चढ़ा दी और भारी कदमों से बरामदे में आ गई। तभी दरवाजे पर दस्तक पड़ी और उसके पांवों में गुदगुदी होने लग गई। रघुवीर के हाथों में नारंगियों भरा कागज का झोला था। पीछे पीछे सुनील था। फल लेकर चंपा विनय के कमरे की ओर गई। रघुवीर सुनील की अंगुलियां पकड़े आंगन वाले बरामदे में बिछी चटाई की ओर गया। फल रखते समय शीशियां लुढ़क गईं और इस आवाज से विनय उठ बैठा। चंपा ने सर पर हाथ रखा। शरीर ठंडा और ताजा था। नारंगियां देखकर विनय खाने के लिए मांगने लगा। मां ने समझाया कि सोकर उठने के बाद तुरंत नारंगी खाने में सर्दी हो जाती है, इसीलिए उसे थोड़ी देर रुककर खानी चाहिए। विनय बात मान गया। संतोष के लिए उसके हाथ में एक नारंगी देती गई। नारंगी को उलटने पलटने लगा विनय। चंपा रघुवीर को पान देने बाहर गई। बरामदे वाली चटाई पर बैठकर चंपा पान बनाने लगी और रघुवीर विनय का समाचार पूछने लगा। सुनील वहां से चुपचाप उठा और विनय के कमरे में चला गया। उसको देखते ही विनय थोड़ा सावधान हो गया और नारंगी को बंद कर चुपचाप घूरने लगा। सुनील पैर खिसकाते विनय के पलंग के निकट पहुंचा। उसका अनुमान ठीक था, पिताजी ही नारंगी लाए थे। सारी नारंगियां लाकर विनय को दे दी, सारी की सारी। नारंगी को देखते ही उसने विनय से पूछा, हाथ में क्यों रखे हो, खाते क्यों नहीं हो? खाऊंगा। कब? थोड़ी देर बाद। तब तक मुझे दे दो, मैं तुरंत खा लेता हूं। तुम अपने खाने के समय मां से मांग लेना। विनय हाथ उठाकर जब तक नारंगी को बचाए, सुनील नारंगी छीन चुका था। नारंगी छीन कर वो भागा और विनय उसे पकड़ने के लिए कूदा। कमजोरी की वजह से कूदने के साथ गिर गया और चीख पड़ा। सुनील 2 कदम आगे, हाथ धुलाने वाले नीचे रखे मिट्टी के बर्तन पर पैर पड़ने के कारण फिसल गया। फर्श पर औंधे मुंह गिरा। नारंगी हाथ से छिटक कर दूर चली गई। चीख सुनकर चंपा कमरे की ओर दौड़ी। कमरे में पैर रखते ही वो अवाक रह गई। पलंग के सिरहाने विनय और पायताने सुनील गिरा था। पीठ पीछे आ रहे रघुवीर के निकट आने के पहले चंपा रघुवीर के लड़के को गोद में उठा चुकी थी। ये थी डॉक्टर मधुकर गंगाधर की कहानी मां। नमस्कार।